तो विष्णु भाई के चैनल VR स्टोरी व्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, 110% सब्सक्राइब करें, ठीक है। मेरा प्लान है कि मैं पूरे देश भर के लोगों को कोटा शहर से प्यार करवा दूं। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इसको माना कि कोटा शिक्षा की काशी है। IIT में सिलेक्शन नहीं होना, एम्स में सिलेक्शन नहीं होना, यही ज़िंदगी का एंड नहीं है, ये बिगनिंग है। मैंने कंसिस्टेंट, जिस दिन आपने कंसिस्टेंट रहना छोड़ दिया उसी दिन एंड है। कि जो मेहनत करे और ईमानदारी से काम करे इस कोटा की धरती पर रह के, वो बेशक अपने सपनों को स्वीकार कर सकता है। यानी कि 10,000 बच्चों ने अगर उस वीडियो को देखा है तो यानी कि बच्चों को जानकारी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विष्णु और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल VR स्टोरी ब्लॉग में। दोस्तों, हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं सादिक एकेडमी, एक YouTube चैनल। आप YouTube पर जब जाकर सर्च करोगे तो आपको मिलेगा। सादिक भैया हमारे साथ है और हम आपको इनकी लाइफ स्टोरी शेयर करने का प्रयास इन्हीं के माध्यम से करवाने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूँ। एक ऐसी पर्सनैलिटी जो बिलोंग करती है वेस्ट बंगाल से, जिनका जन्म वेस्ट बंगाल में हुआ, लेकिन इन्होंने अपनी कर्मभूमि बना लिया है कोटा शहर को। सादिक भी आपका स्वागत है। थैंक्स अ लॉट अपने चैनल पे बुलाने के लिए। और मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि अगर जो लोग मेरे को नहीं जानते हैं, जैसे कि आप लोकल जो भी लोग हैं कोटा के, हरदोटी के, तो उनके ऊपर आप वीडियो वगैरह बनाते हैं, उनकी लाइफ स्टोरी को शेयर करते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं मेरे तरफ से बेस्ट विशेस कि आप इस तरीके से काम करते रहें। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जैसे कि कोटा आने वाले जो भी बच्चे हैं, यानी कि देश भर से जो भी बच्चे कोटा आते हैं, तो मैं एक उनके लिए वीडियोस वगैरह बनाता हूँ कि उनको किस तरीके से यहाँ पे रहने से लेकर कोचिंग में कैसे एडमिशन लेना है, कैसे रहना है, हॉस्टल, मेस, पीजी, इन सारी जो भी समस्या जो मेरे को हुई थी जब मैं यहाँ पे आया था पढ़ाई के लिए 2016 में, तो वो दिक्कतें उनको ना हो, उन बच्चों को इन्फॉर्मेशन मिलते रहे, तो उसके रिगार्डिंग मैं वीडियोस वगैरह बनाता हूँ। तो जैसा कि सादिक भैया ने बताया कि कोटा में जो बाहर के स्टूडेंट आते हैं स्टडी के लिए, चाहे वो मेडिकल की प्रिपरेशन करते हो या IIT की प्रिपरेशन करने के लिए पहुंचते हैं, उनके लिए हेल्पिंग वीडियो, चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट से रिलेटेड हो, स्टडी मटेरियल से रिलेटेड हो, टीचर्स के बारे में नॉलेज हो, रहने के बारे में, हॉस्टल, पीजी, खाने तक की जितने भी टॉपिक्स एक स्टूडेंट के लिए सर्चिंग करने लायक होते हैं, उस पर ये वीडियो बनाकर लोगों की, स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं। लगातार ये अच्छी ग्रोथ पर है, अच्छे से अच्छा कंटेंट बना रहे हैं। इनका जो लास्ट वीडियो था वो था एलन के डायरेक्टर सर राजेश माहेश्वरी सर, राइट। उनका इंटरव्यू इन्होंने लिया है और उसमें बताया है इन्होंने कि इनका ड्रीम था, वो ड्रीम इन्होंने पूरा किया है। उसके लिए मैं फ़र्स्ट आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूँ। थैंक यू। तो एक्चुअली देखिए, आप जो भी फील्ड में काम कर रहे हो तो आपके एक इंस्पिरेशन होते हैं, ठीक है। जैसे कि जब मैं एलन में पढ़ने आया तो एलन के 4 डायरेक्टर्स हैं, तो उनमें से जो फाउंडर डायरेक्टर हैं राजेश माहेश्वरी सर, तो मेरे को उस समय तो पता नहीं था कि एक ऐसा भी समय आएगा कि मैं इस स्टेज पे पहुंचूंगा कि मैं सर का इंटरव्यू ले पाऊंगा, सर मेरे को टाइम देंगे। तो जब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था तो 2017 में, यानी कि मैंने वीडियो डालना शुरू किया 2016-17 में। उस समय तो मैं पढ़ा क्योंकि टाइम रहती नहीं थी, क्योंकि कोचिंग आना जाना, जेई का तैयारी के लिए मैं था यहाँ पे। तो जब 2017 में मैंने पहला वीडियो डाला तो मुझे नहीं पता था कि लोग मेरे वीडियो को देखेंगे, ठीक है। मैंने बस कोचिंग में गया और जाकर कुछ फ़ोटोज़ वगैरह लिए, उन सबको जोड़ा और यूट्यूब पे मैंने डाल दिया, ठीक है। यूट्यूब पे मैंने डाला और अपने फैमिली मेम्बर्स को शेयर किया वो वीडियो, कि ताकि मेरे फैमिली मेम्बर्स देख पाएँ कि एलन ऐसा है, एलन अच्छा है, एलन में ये फैसिलिटीज़ है, ये टीचर्स हैं। और 2-3 महीने बाद जब मैंने अपने चैनल को खोल के देखा तो उस पर 10,000 व्यू थे उस वीडियो पे उस समय में। तो मैंने बोला कि कोई ना कोई तो कमी है, यानी कि कोई ना कोई कमी है जिसको पूरा किया जा सकता है। यानी कि 10,000 बच्चों ने अगर उस वीडियो को देखा है तो यानी कि बच्चों को जानकारी चाहिए, क्योंकि आपको पता ही है कि आज कोटा में इंडिया का कोई भी ऐसा स्टेट नहीं होगा जहाँ से बच्चे नहीं आ रहे हैं जेईई और नीट की तैयारी के लिए। आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर स्टेट से बच्चे आ रहे हैं।
अब वो क्या है कि रीजन चेंज होता है, लैंग्वेज चेंज होता है, तो बहुत सारी जानकारी उन्हें चाहिए होती है। बहुत सारे हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको हिंदी की कोर्सेज़ के बारे में जानना रहता है। बहुत सारे जो साउथ इंडियन स्टूडेंट्स होते हैं जिनके लिए थोड़ा हिंदी समझना दिक्कत होता है, उनके लिए इंग्लिश मीडियम के कोर्सेज़ जानना ज़रूरी होता है। तो ऐसा वीडियो बनाना शुरू किया। तो जब वीडियो बनाना शुरू किया तो प्राइमरी में वीडियो बनाता था एलन कोचिंग के ऊपर, क्योंकि ज़्यादा बच्चे एलन में आके एडमिशन लेते थे या लेते हैं अभी भी। तो एक तरह से था मन में शुरू से एक हमेशा से दिल में चाहत थी कि जो एलन के जो डायरेक्टर हैं राजेश महेश्वरी सर, फाउंडर डायरेक्टर, उनका मैं इंटरव्यू लूँ। तो बीच में कई बार डिमोटिवेट भी हुआ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे जो नए क्रिएटर्स भी हैं, जब वो वीडियोस बनाना स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग अर्ली एज में ना व्यूज़ नहीं आती है। तो मैं भी काम करता था स्टार्टिंग में, मैंने भी इस चीज़ को फील किया, लेकिन मैं कंसिस्टेंट रहा। 3-4 साल तक मैं कॉलेज में भी रहा। मेरा यहाँ से एलन में पढ़ने के बाद यानी कि मुझे कॉलेज मिल गया था OJEE। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इससे नॉलेज भी मिलेगा, जेई वाले स्टूडेंट्स को, कि OJEE उड़ीसा जेई बोल के यानी कि ओपन काउंसलिंग होता है, जो वहाँ पे उड़ीसा गवर्नमेंट ये कंडक्ट करती है। तो उसके थ्रू भी कॉलेजेस वगैरह मिलते हैं आपको, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे। तो उसी तरीके से मेरे को BPUT, बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके अंदर एक कॉलेज मिला था मेरे को, और वहाँ से मैंने माइनिंग इंजीनियरिंग, ये मेरा डिपार्टमेंट था। तो उस डिपार्ट से मैंने अपना बीटेक को कंप्लीट किया, और बीटेक कंप्लीट करने के बाद मैं कोटा चला आया, ठीक है, अभी 2017 में। और जब मैं वहाँ पे था, जब मैं बीटेक कर रहा था, तो मैं उस समय अपना तैयारी भी करता था, यानी कि पढ़ता भी था हमेशा। मैंने कि ऐसा नहीं था कि यूट्यूब के चक्कर में, बहुत सारे लोग यूट्यूब के चक्कर में अपना पढ़ाई भी छोड़ बैठते हैं, लेकिन मैंने वो भी नहीं छोड़ा। हाँ, हर सेमेस्टर में मेरा 8-9 CGPA है, कम से कम इतना भी मैंने आउट ऑफ 10 8-9 CGPA मैंने मेंटेन करके रखा। और साथ ही साथ मैं यूट्यूब पे भी काम करते रहा, और यानी कि फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम था बहुत सारा, कोटा आना जाना भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वहाँ से हज़ारों किलोमीटर की दूरी पड़ती थी। तो जो भी यानी कि मेरा पॉकेट मनी होता था, या जो भी यूट्यूब से कुछ कमाई हो जाती थी, जैसे ऐड के थ्रू अर्निंग होती है यूट्यूब की, तो उसे मैं बचा के रखता था, ताकि मैं कोटा ट्रैवल कर पाऊँ, वहाँ पे जाके वीडियोस बना पाऊँ। तो वो चीज़ें मैंने करा, और इस तरीके से करते करते धीरे धीरे ग्रो होते होते जब मैं अब 50,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचने वाला हूं, तो मुझे लगा कि अब मैं कोटा शहर में रह के और डेडिकेटेड होके काम कर सकता हूं बच्चों के लिए। तो फाइनली अब मैं कोटा में मूव कर चुका हूं, और मैं कोटा में ही रह के अब अपना कंटेंट बना रहा हूं बच्चों के लिए। तो जैसा कि सादिक भैया ने बताया है कि 50,000 सब्सक्राइबर इनके लगभग होने वाले हैं, और मैं आपको श्योर कर देता हूं कि जब तक हमारा वीडियो कल या परसों में जब डल जाएगा तो 100% इनका 50,000 का जो आंकड़ा है सब्सक्राइबर का वो पूरा हो जाएगा, और मैं एडवांस में इनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा। ओके, थैंक्स अ लॉट। और जो भी आपके दर्शक हैं वो भी सपोर्ट करें, आपको भी सपोर्ट करें, आपके भी चैनल को सब्सक्राइब करें। आप भी मेहनत कर रहे हैं, ग्रोइंग स्टेज में है, और मैं इस चीज़ को खुद फील कर सकता हूँ कि जब कोई यूट्यूबर ग्रोइंग स्टेज में रहता है तो इनिशियली यानी कि उसको अपने आप को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करके रखना पड़ता है। तो एक तरह से आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, यानी कि दूसरे की लाइफ स्टोरी को आप लेके आ रहे हैं, तो आप भी अपने आप को मोटिवेट करके रखे हैं। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरे तरफ से यही है। अभी हमने इनसे चर्चा की है। फर्स्ट मैं जानना चाहूँगा, अब आप फुल टाइम देते हो यूट्यूब को, फ्यूचर प्लान के बारे में मैं जानना चाहूँगा कि इस बारे में आपका क्या कहना है। यूट्यूब पर फुल टाइम्स देते हुए ही स्टूडेंट की हेल्प करनी है, आगे का प्लान बताइए। ओके, तो जैसे कि मेरा प्लान है कि मैं पूरे देश भर के लोगों को कोटा शहर से प्यार करवा दूँ, ठीक है, जेईई और नीट के लिए। ये मेरा सपना है। पहले तो मेरा सपना था कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचूँ, मैं बच्चों में एक अपना पहचान बनाऊँ कि मैं उनकी मदद कर सकता हूँ यहाँ पे जो आ रहा है। अब मेरा नेक्स्ट एम है कि इसे और थोड़ा मैं लार्ज स्केल पे लेके जाऊँ, गांव-गांव तक, शहर तक, हर जगह कोटा के बारे में लोग जानें। कोटा की जो जिसे कोटा, खुद हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इसको माना कि कोटा शिक्षा की काशी है, ठीक है। तो जब वैसे बड़ी बड़ी हस्ती जब कोटा को शिक्षा की काशी मान रही है, तो क्यों ना हम और मेहनत करें और ये जो शिक्षा की काशी है, यहाँ पे जो इसका गुण है ये शिक्षा की काशी का, उसे लोगों तक पहुँचाए। तो आगे का एम यही है कि मैंने अभी 2 अलग चैनल कर रखा है। एक सादिक ब्लॉग्स है, उस पर अभी मेरे 3,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए हैं,
और सादिक एकेडमी पे अभी 50,000 होने वाले हैं। तो मेरा अभी तो सादिक एकेडमी चैनल पे ही सारी चीज़ें जा रही थी। अब मेरा है कि सादिक व्लॉग पे मैं और भी लोकल जो भी टूरिज़्म या अदर जो भी चीज़ें हैं कोटा से रिलेटेड, उन सारी चीज़ों को प्रमोट करूं, कोटा की खूबसूरती लोगों तक पहुंचाऊं, पूरे देशवासियों तक पहुंचाऊं। और जो सादिक एकेडमी चैनल है उसमें जो भी कोटा अपना जेईई और नीट के लिए जो एक बहुत बड़ा स्थान बना चुका है, पूरे देश में एक जो पहचान बना चुका है, जो कि खुद गांव-गांव से बच्चे आ रहे हैं। मैं भी एक गांव का बच्चा हूँ, मैं खुद गांव से आया यहाँ पे पढ़ने के लिए उठ के। मैं भी वेस्ट बंगाल में कोई एक बड़ा शहर कोलकाता से नहीं हूँ, मैं भी वेस्ट बंगाल का एक गांव से ही बिलोंग करता हूँ। तो मैं जब मुझे पता था कोटा के बारे में, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोटा अपनी कितनी बड़ी पहचान बना चुका है जेईई और नीट की फील्ड में देश भर में। तो उसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि और इसको और बच्चों तक, और मैं यहाँ का जो भी बच्चे जो अच्छे कर रहे हैं, यहाँ पे स्कोर कर रहे हैं, उनके बारे में बता के और लोगों तक कोटा के बारे में जानकारी पहुंचाऊं, और लोग ताकि कोटा आ सके और बच्चे कोटा आ सके और यहाँ पे पढ़ें और अपना जो ड्रीम है उनका आईआईटी में जाना या एम्स कॉलेज में जाना वो अचीव करें। जैसा कि सादिक भैया ने बताया है कि कोटा एजुकेशन सिटी, कोटा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा की काशी भी बताया है। बड़े बड़े लोग कोटा के नाम से परिचित है। अभी तक कोटा सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के क्षेत्र में ही जाना जाता था। वेस्ट बंगाल से बिलोंग करने वाले कोटा में अपना करियर तलाश रहे हैं। तो कोटा में लोग अपना करियर तलाशने के लिए भी अब पहुंच रहे हैं। कोटा को अपनी कर्मभूमि आपने बना लिया है। कोटा के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कोटा ने मुझे वो दिया है, यानी कि कोटा से ही आज मैं हूँ जो भी हूँ यहाँ पे। यानी कि इस मिट्टी में ना एक तरह से क्या बोला जाता है कि जिस तरीके से राजपूताना था यहाँ पे, राजस्थान राजाओं का ये यानी कि देश हुआ करता था एक समय में। तो ये जो मिट्टी है ना, इस मिट्टी में एक बहुत बड़ा यानी कि जान है। अगर आप मेहनत करें ना तो ये जो कोटा की धरती है आपको बहुत ऊंचाई तक पहुंचा सकती है। आप देख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, खुद वो कोचिंग सिटी ना बनी, कोटा बनी कोचिंग सिटी, ठीक है। और जो हमारे अभी लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला जी, कोटा से एमपी हैं, वो अभी लोकसभा स्पीकर हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये मिट्टी में कितना बड़ा गुण है कि जो मेहनत करे और ईमानदारी से काम करे इस कोटा की धरती पर रह के, वो बेशक अपने सपनों को स्वीकार कर सकता है। जो लोकल लोग भी कोटा के हैं, मैं तो बाहरी हूँ, तब भी मैंने कोटा को आके यहाँ पे अपना कर्म भूमि माना। यानी कि जो लोकल लोग हैं कोटा के, तो आप भी इससे समझें कि जब बाहरी लोग आके इतना कुछ कर सकते हैं तो आप मेहनत करें तो आप तो और भी बहुत ऊंचाई तक जा सकते हैं। इन्होंने एलन के डायरेक्टर सर राजेश माहेश्वर जी का इंटरव्यू लिया तो इन्होंने एक चीज़ को बहुत इजीली एक्सेप्ट किया है कि जितने भी स्टूडेंट इस कोटा, जो कि मिनी इंडिया के रूप में पहचान बना चुका है, जहाँ पर स्टूडेंट आईआईटी, मेडिकल, इन सब की प्रिपरेशन करने आते हैं, सभी का सिलेक्शन नहीं हो पाता। आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है और शायद आप भी उनमें से एक हैं। तो आपने जिन गलतियों को आपने किया हो, उन गलतियों को आने वाले जो स्टूडेंट है जो हमारे वीडियो को भी देखेंगे, क्या सावधानियां मतलब लेनी चाहिए ताकि वो गलतियां नहीं करे और उसको सफलता प्राप्त करने के लिए इजी हो जाए उसका वे जो वे है। ठीक है, तो जो भी जेईई और नीट की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये सेक्शन उनके लिए भी हो जाएगा ताकि वो बच्चे भी आपसे जुड़े, क्योंकि ये लाइफ स्टोरी के ऊपर वीडियो है, लोगों के ऊपर एक मोटिवेशनल कहानी है, तो सभी बच्चे देखें, सभी बच्चे जानें। तो जो भी जेईई और नीट की तैयारी कर रहे हैं और जो कोटा आ रहे हैं, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि देखिए, आप कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं। आप कोचिंग क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? आप कोचिंग इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि आपको उस टीचर से पढ़ना है। वो जो कोचिंग में जो शिक्षक आपको पढ़ा रहे हैं, आपको उनसे पढ़ना है। मैंने क्या गलती किया था, शुरू में जब क्लासेस हमारी स्टार्ट हुई तो यानी कि टेस्ट वगैरह हमारा रेगुलर होता था एलन में, जैसे कि हर कोचिंग में टेस्ट वगैरह होते हैं। तो स्टार्टिंग में टेस्ट वगैरह हुआ तो अच्छा स्कोर हुआ टेस्ट में, और उस समय 1-2 चैप्टर का टेस्ट वगैरह होता था, एक साथ ज़्यादा चैप्टर्स का टेस्ट नहीं होता था या ज़्यादा टॉपिक का। तो स्टार्टिंग में स्कोर अच्छा हुआ, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि यार ये कुछ तो अलग हो नहीं रहा है, वही चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, खुद से तैयारी कर ही रहा हूँ, एनसीईआरटी बुक वगैरह पढ़ ही रहा हूँ। एक काम करता हूँ, वो मोटी मोटी किताबें ले आता हूँ, जैसे दिनेश प्रदीप। ये नहीं कह रहा हूँ कि वो किताबें ख़राब है, मैंने ये मेरा ये दिमाग कहता था कि वो लेके आऊँ, और जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करूँगा उतना मेरे लिए ज़्यादा बेटर होगा।
ठीक है, क्योंकि ये जेई और नीट का जो एग्ज़ाम है इसमें आपको क्या है, इसमें आपको यानी कि एमसीक्यू वगैरह ये सब सॉल्व करना रहता है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि ऐसा ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूँ और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर करके अपना जो बेस है वो क्लियर कर लूँगा। लेकिन ये सबसे बड़ा गलती था मेरा। सबसे पहले तो मैंने टीचर का बात मानना बंद किया, जो सबसे बड़ा बड़ा मेरा ब्लंडर मिस्टेक था। टीचर कहते थे कि एनसीईआरटी पढ़ो, हम जो तुम्हें पढ़ा रहे वो पढ़ो, इसी से तुम्हारा हो जाना है। लेकिन मुझे लगा कि यार ये इतना तो पढ़ ही लेता हूँ, इससे तो कुछ नहीं हो रहा और ऊपर में जाऊँ। तो मैं उन मोटी मोटी किताबों को लेके आया, उनसे मैं यानी कि क्वेश्चन बनाने लगा, बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा, बहुत क्वेश्चन। उसमें क्या होता था, बहुत बार ऐसा होता भी है कि जब हम कोई क्वेश्चंस को बनाते हैं और जब हम उसमें अटकते हैं तो हम लगते हैं एग्जाम्पल देखने, सॉल्यूशन देखने लगते हैं, ढूंढने लगते हैं, हिंट देखने लगते हैं कि कैसे ये बना था। तो एक आदत बन जाता है, वो आदत सबसे बुरी आदत है। तो मेरा यही कहना है उन बच्चों को कि आप उन मोटी मोटी किताबों के पीछे ना भागें, बल्कि वो जो एनसीईआरटी की किताबें हैं या एलन में ही या जो भी कोचिंग में आप पढ़ें, जो भी कोचिंग में कोटा में, टीचर की बात माने। क्योंकि देखिए, अगर आपका बेस क्लियर है ना, आप ये ना सोचें कि ज़्यादा क्वेश्चंस करके मैं बेस क्लियर करूँगा। आप ये देखें कि टॉपिक को पढ़ के और समझना है और बेस क्लियर करना है। अगर आपका बेस क्लियर हो रहा है, बेस क्लियर है, तो अगर आपसे एक भी क्वेश्चन बन रहा है आज, तो वो कल भी बनेगा और एग्ज़ाम के दिन भी बनेगा, ठीक है। और अगर आपकी आदत पड़ी हुई है उन किताबों से एग्जाम्पल देख के और सॉल्यूशन देख के चीज़ों को सॉल्व करने का, क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, तो वो आदत आज भी है और एग्ज़ाम के दिन भी आप खोजोगे उसी चीज़ को और आप एग्ज़ाम के दिन में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए अगर आप कोचिंग में आ रहे हैं, सबसे पहले अपने शिक्षक की बात मानें, जो वो कह रहे हैं उस चीज़ को फॉलो करें, क्योंकि उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है और लाखों बच्चों को उन्होंने पढ़ाया है, ठीक है। आप अपने तरफ से अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो करें, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी में टीचर और कोचिंग होना चाहिए, बस यही है। जैसा कि कहा जाता है कि असफलता के बाद में, डिप्रेशन हाई हो जाने के बाद में, कोटा जैसे शहर में जहाँ पर बाहर से स्टूडेंट आते हैं प्रिपरेशन करने के लिए, और जब असफलता वो फेलियर हो जाते हैं तो कोटा जाना जाता है सोसाइटी के नाम से। तो आप भी यहाँ पर प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग जब कोटा पहुँचे, आपको भी सफलता हाथ नहीं लगी जिस अकॉर्डिंग आप चाहते थे, उस कंडीशन में भी आपको डीमोटिवेट होने का अवसर मिला होगा। तो उसको आपने किस प्रकार से मैनेज किया, कैसे उसको कंट्रोल करके एक नए सफ़र के लिए आपने प्रिपरेशन की और आज उस पर आप एक्टिव हुए, इस जर्नी के बारे में थोड़ा सा। हाँ, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है और मैं इसका जवाब बिल्कुल देना चाहूँगा। और मैं खुद कोटा में पढ़ा हूँ, ठीक है। और बहुत लोग उंगली उठाते हैं कोटा पे कि सुसाइड सिटी है, ये है वो है, लेकिन तब भी मैं कहना चाहूँगा, ठीक है, सुसाइड अगर आपको लगता है सुसाइड है भी, ऐसा नहीं है कि एकदम झूठा है सुसाइड। ऐसा कोई शहर नहीं होगा जहाँ सुसाइड्स नहीं होता होगा, हर शहर में होता है सुसाइड्स, ठीक है। लेकिन आज कोटा भारत का नंबर 1 सुसाइड सिटी नहीं है, ठीक है, नहीं है, ये फैक्ट है। आप जाके आप गूगल कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। और डिप्रेशन हो जाता है क्योंकि किसी के साथ भी हो जाएगा, क्योंकि आप जब आते हैं घर से दूर तो एक क्या है कि पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन आपसे जुड़ा हुआ रहता है, आपका अपना एक्सपेक्टेशन खुद से जुड़ा हुआ रहता है कि मेरे को ये चीज़ चाहिए। हम उस एज में होते हैं ना कि एक जिदपना हमारे अंदर होता है कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए। जैसे बचपन में ना एक बच्चे को खिलौना चाहिए तो चाहिए, उसी तरीके से एक जिदपना और एक जज्बा होता है कि ये चाहिए तो हमें चाहिए। तो जब वो चीज़ हम देखते हैं कि नहीं हो पा रहा है या टेस्ट वगैरह में नंबर कम आने लगते हैं, तो एक तरह से डिप्रेशन आ जाता है। तो मैं तो यही कहूँगा, डिप्रेशन लो या ना लो, काम तो करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए जब काम करना ही है तो डिप्रेशन लेना ही नहीं है। और कोटा में बात करें सुसाइड का, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लिया हूँ। सुसाइड यानी कि अगर किसी के मन में ऐसा ख्याल आए भी तो मैं यही कहूँगा कि अपने पेरेंट्स के बारे में सोचें। लाइफ में बहुत कुछ है करने के लिए। आज मैं सपना लेके आया था कि मेरा जेई निकले, मेरा जेई नहीं निकला, लेकिन आज भी मेरे को 50,000 लोग फॉलो करते हैं। तो इससे क्या हो गया, अगर मैं वहाँ पे हिम्मत हार के मैं कुछ गलत कदम उठा लिया रहता तो क्या होता, ठीक है। आज बहुत सारे IITians हैं जो मेरे साथ कोलैबोरेट करने के लिए मुझे मेल करते हैं, ठीक है, जिन्होंने नया यूट्यूब चैनल खोला है, जो मेरे को बोलते हैं कि सादिक आप मेरे साथ कोलैब करें। उनके साथ मैंने कोलैब किया भी है।
तो आप उससे खुद समझ सकते हैं कि खुद जिस चीज़ का मैं सपना देखता था, आज वहीं के स्टूडेंट्स मेरे साथ कोलैब करना चाहते हैं। और राजेश सर के साथ जब मैंने इंटरव्यू भी लिया था, सर ने भी कहा था कि मैंने तो इंजीनियरिंग का फॉर्म भी नहीं भरा। आज उन्होंने इतना बड़ा इंस्टीट्यूट खड़ा कर दिया कि पूरे भारत भर में उस इंस्टीट्यूट को जाना जाता है। कितने सारे IITians को उन्होंने नौकरी पे रख रखा है ना। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर सिलेक्शन ना हो पाए तो इंसान बेकार हो गया। आपने आया, आपने अपने तरफ से पूरी कोशिश की, आपने अपना जो अपना एक एफर्ट था ना, आपने कम से कम देखो, अगर आप नहीं भी करते प्रैक्टिस, मान के चलो अगर आप आके यहाँ पे अगर एक चांस नहीं भी लेते ना, और अगर आपका IIT या नीट में सिलेक्शन नहीं होता, तो आप अपने आप को घर पे कोसते कि यार कोटा नहीं गया इसीलिए हुआ, चला जाता तो हो जाता। तो इसीलिए मैं किसी को मना भी नहीं करता हूँ कोटा जाने से, क्योंकि अगर उसका घर में रह के अगर IIT या नीट में सिलेक्शन नहीं होता ना, तो वो अपने आप को यही कोसेगा कि शायद नहीं गया इसीलिए नहीं हुआ। और अगर आने के बाद भी सिलेक्शन ना हो पाए तो कभी भी मत घबराना, क्योंकि जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ने आ रहे हो ना आप, खुद उस इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर हैं वो कह रहे हैं कि मैंने इंजीनियरिंग का फॉर्म नहीं भरा है। और मेरा सपना था उनका यानी कि ये लेना, इंटरव्यू लेना, जो मेरे को मौका मिला, मेहनत किया मैंने। मैं भी खुद IITian नहीं हूँ ना NITian हूँ, तो IIT में सिलेक्शन नहीं होना, एम्स में सिलेक्शन नहीं होना, यही ज़िंदगी का एंड नहीं है, ये बिगनिंग है। और भी आपके पास बहुत ऑप्शन है लाइफ में, तो बस आप कंसिस्टेंट बने रहें और जो आपने मेहनत करना सीखा है कोटा में उसको बरकरार रखें। एज ए रिजल्ट ये बात निकल के सामने आती है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। यदि हमने मेहनत ईमानदारी से करी है और हमने जो मिस्टेक की है, यदि हम उसको नोट करेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे, तो शायद एक सफलता में नहीं मिल जाती तो उससे हमारा करियर समाप्त नहीं हो जाता। आगे हम हमारे साथ सामने और भी कई सारी अपॉर्चुनिटी है, जैसा कि आपकी लाइफ से निकल के आता है। ये बात हो गई, तो बस नहीं, लास्ट में एक मैसेजिंग वाला क्वेश्चन, लास्ट फाइनली क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा, क्या मैसेज देना चाहोगे आप उन सभी लोगों के लिए जो अपना करियर देखते हैं, अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं? सफलता का मैसेज क्या होना चाहिए? मैं भी अभी ग्रोइंग स्टेज में हूँ मैं भी अभी बहुत बड़ा सफल नहीं हूँ, लेकिन जिस भी स्टेज पे हूँ तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कंसिस्टेंट बने रहिए। मेन है ना कि कंसिस्टेंट बने रहिए, जो भी काम कीजिए, चाहे आपने दुकान खोला है, चाहे आपने कोचिंग खोला है, चाहे आपने स्कूल खोला है, चाहे आपने यूट्यूब चैनल खोला है, जो भी चीज़ आपने खोला है, कंसिस्टेंट बने रहिए, कंसिस्टेंट बने रहिए। आप देखिए कि सामने वाले एक भी अगर आपके पास कस्टमर, सब्सक्राइबर, लोग अगर आपसे जुड़ रहे हैं, एक से फिर बढ़ते जाता है। क्योंकि अभी क्या है कि आपके पास 10 लोगों के सवाल आएंगे, फिर उसके बाद एक स्टेज पे 1000 लोगों के सवाल आने लगेंगे। तो आप 10 लोगों के सवाल को सुन के फिर आप अपने आप को सुधारिए, अपने अंदर में जो कमी आपने की है उसको सुधारिए। फिर जैसे जैसे सुधारेंगे नए लोग जुड़ते चले जाएंगे आपसे, और बड़े बड़े और ज़्यादा लोग आपको आके बताते जाएंगे। तो इस तरीके से आप ग्रो होते जाएंगे। तो मैंने कंसिस्टेंट, जिस दिन आपने कंसिस्टेंट रहना छोड़ दिया उसी दिन एंड है। बहुत सारे लोग ना एक है कि स्टार्टअप कर देते हैं कोई चीज़ का, उनमें उनके मन में आता है और एकदम अचानक से यूट्यूब चैनल खोलना है तो चलो यूट्यूब चैनल खोलना है, यूट्यूब चैनल खोलना है, चलो 2-4 वीडियो बनाए उसके बाद विलुप्त। ऐसा नहीं होना चाहिए, काम करते रहिए। देखिए शुरू में किसी को भी सफलता नहीं मिलती है, समझे। अगर आपने किसी को देखा होगा, बहुत सारे यूट्यूबर्स आपने ऐसे भी देखे होंगे या लोग देखे होंगे जो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं और शुरू से ही उनको सफलता बहुत ज़्यादा, चाहे यूट्यूब में व्यूज या अदर फील्ड में मिलने लगती है। लेकिन ऐसा बात नहीं है, उसने भी किसी ना किसी और फील्ड में मेहनत करी थी, उसके पास वो नॉलेज था और उस नॉलेज का वैल्यू है, वो आज यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, इसीलिए लोग उसको देख रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए कंसिस्टेंट बने रहिए। चाहे आप जो भी बिजनेस, जो भी काम में रहें, कंसिस्टेंट बने रहेंगे तो अगर कोई आपके कंपटीशन में भी आ रहा है, एक ऐसा भी होता है कि आपने कोई चीज़ शुरू किया और आपको देखा देखी लोग आ जाते हैं आपके पीछे, ठीक है, उस फील्ड में आ जाते हैं काम करने के लिए। तो जब आप कंसिस्टेंट बने रहेंगे ना, तो आप देखेंगे कि वो इंसान धीरे धीरे पीछे हो जाएगा। क्योंकि कई लोग तो शुरू करते हैं देख के और फिर उसके बाद 4-5 वीडियोज़ या 4-5 दिन काम करने के बाद 1-2 महीने के स्टार्टअप के बाद वो पीछे हट जाते हैं। तो कई बार तो कंसिस्टेंट रहने में ही चीज़ें, उसी में आप आगे निकल जाओगे। सो बी कंसिस्टेंट।
तो सादिक भैया ने बताया कि सफलता का सबसे बड़ा राज है कंसिस्टेंसी हमारे अंदर होगी, कंटिन्यू वर्क को करेंगे, टाइम देंगे तो एक ना एक दिन हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। राइट। सादिक भैया, जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, अभी 1 सितंबर से कोचिंग इंस्टीट्यूट रीओपन हो रहे हैं कोटा शहर में। तो सादिक भैया का बहुत ही ज़्यादा बिजी शेड्यूल है। मैंने इनसे बात की कि सादिक भैया आपकी लाइफ स्टोरी शेयर करने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए, तो बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल कर हमें टाइम दिया है। थैंक्स अलॉट, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, धन्यवाद कि आपने इस लायक मुझे समझा और हमारे चैनल पर आने का आपने कोशिश की, अपनी लाइफ स्टोरी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं चाहूँगा, हमारे चैनल के लिए क्या कहना चाहोगे? आपके चैनल के लिए यही कहना चाहूँगा कि बिल्कुल आप यानी कि आप भी कंसिस्टेंट रहें, ठीक है, काम करते रहें, काम मत छोड़िएगा। जो भी हादोटी के, जो भी कोटा के लोग हैं, तो इनकी सक्सेस स्टोरी, लाइफ स्टोरी के बारे में आप वीडियोस बनाते रहें, ये ऊपर लाते रहें, ये भी ज़रूरी है, ठीक है। लोगों को पता रहना चाहिए। इससे ये होता है कि अदर लोग जो है वो थोड़ा देख के मोटिवेट होते हैं, उनके अंदर में भी थोड़ा एक इच्छा शक्ति जगती है कि जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो अच्छा चैनल चला रहे हैं आप, मेहनत करते रहें, ये ना देखें कि कितने सब्सक्राइबर हैं, कितने व्यू आ रहे हैं, मेहनत करते रहें, अच्छा काम कर रहे हैं। सारे लोग सब्सक्राइब करें इनके चैनल को, जो भी लोग आएँ सब्सक्राइब करें। मैं काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, क्योंकि आप तो 5-10 मिनट का वीडियो देख लेते हैं, लेकिन इसके पीछे का एक बहुत बड़ा पार्ट रहता है। वीडियो एडिटिंग, शूटिंग, टाइम फिक्स करना, क्वेश्चंस लिखना, स्क्रिप्टिंग करना, एक बहुत बड़ा चीज़ रहता है। तो मैं भी यूट्यूबर हूँ, ये भी यूट्यूबर है, तो हम दोनों इस चीज़ को फील कर सकते हैं। तो इनकी मेहनत को भी माने और इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बस यही है मेरे साइड से आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई और आगे के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक्स अलॉट भैया। ओके, थैंक